यहाँ पर देखें भाई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो आज का टॉपिक होगा हमारा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी भी वायर में, तो वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उससे क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारा जो है जो वायर है, कंडक्टर है, वो थोड़ा सा हीट कर जाता है, ठीक है ना। तो उसी का इफेक्ट के बारे में हमें स्टडी करना है। इसको बताने के लिए एक जो लॉ आया, वो क्या आया, जूल्स हीटिंग इफेक्ट लॉ, जूल्स हीटिंग इफेक्ट लॉ। क्या था इसमें, जूल जो थे वो क्या थे, एक फिजिक्सिस्ट थे जिन्होंने हीटिंग इफेक्ट लॉ बताया। इसमें क्या था कि कोई वायर में जब कोई करंट फ्लो हो रहा होता है, माने ये वायर है आपका, समझना इस बात को, ये वायर है और इसमें क्या होगा, ये वायर में करंट फ्लो होगा और ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो ये जो है आई करंट जा रहा है आर और टी, यानी कुछ समय के लिए, ठीक है ना। तो किसी वायर में, और वायर कैसा होना चाहिए, जिसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा हो, रोकने की क्षमता जो होगी वो ज्यादा होगी। तो इन्होंने जो बताया, जूल ने क्या बताया कि जो उसमें हीट प्रोवाइड होगी, हीट मिलेगी, तो वो जो हीट होगा विच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ठीक है। और क्या होगा भाई, और किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, और किसके प्रोपोर्शनल होगा, टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। मींस कहने का जितना ज्यादा ये करंट, सो दैट उतनी ज्यादा हीट मिलेगी, और जितना अच्छा रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस, तो दैट मींस ज्यादा हीट होगी। और जितनी देर तक, मींस टाइम, जितनी देर तक होगा तो उतनी देर तक हमारी हीट मिलेगी। किसको, उस रेजिस्टेंस कंडक्टर को, ठीक है ना। और वो रेजिस्टेंस कंडक्टर किस किस में यूज होंगे, अभी आके जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे इस चीज के, हीटिंग इफेक्ट के क्या क्या यूजेस है, तो वहां पर ये सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। तो जब हमने इसको और इसको और इसको, इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया, तो क्या करेंगे हम, कंबाइनिंग अबव इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे, सो दैट क्या मिलेगा भाई, एच स्क्वायर आई स्क्वायर आर और टी, ये जो आया हमारा, ठीक है ना। अब यहां पे जो ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है, इस सिंबल को हम क्या करते हैं, इसको इक्वल के टर्म में इसको ब्रेक करते हैं। तो एच इज इक्वल, कोई मैंने कहा ये कांस्टेंट, भाई प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई ये कांस्टेंट आता है, तो उस कांस्टेंट के लिए हमें क्या, के की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। यहां पर कोई वैसे स्पेसिफिक कांस्टेंट नहीं है होगा, तो बाकी क्या है, ये आई स्क्वायर आर और टी, ठीक है ना। तो यहां पर ये वाला जो है आपको याद रखना है। फिर इसमें क्या करना है, के की वैल्यू यहाँ पर, इफ के इज इक्वल टू 1, मीन्स के की वैल्यू 1 कर दी तो के 1 हो गया, तो हट गया ये, सो दैट क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना। यानी आप ये समझिए कि जो हीट प्रोवाइड हो रही है उस वायर में, अगर करंट जा रहा है तो जो हीट हमें मिल रही है, ठीक है ना, तो वो हीट जो होगी वो किस किस के प्रोपोर्शनल होगी, किस पर डिपेंड करेगी, वो करंट पर, यानी उस वायर में बहने वाला जो करंट होगा उस पर, उसके स्क्वायर पर, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस, जितना अच्छा रेजिस्टेंस होगा भाई उतनी अच्छी हीट मिलेगी, उतना ही गर्म होगा तार। और जितनी देर तक आप देखते, कंडक्टर में मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, चार्जेस जो फ्लो होते हैं, वो फ्लो होने के साथ वो कोलाइड करते हैं, ठीक है ना। फ्रीली तौर पर वो नहीं जा सकते हैं, तो कोलाइड करते हैं अदर एटम से, ठीक है ना, न्यूक्लियस से, ठीक है ना। वो सिचुएशन हम बात कर चुके हैं पहले। तो क्या होता है, उसमें जो होता है रेजिस्टेंस की वजह से वो हीट होता है, यानी सफर करते हैं ना इलेक्ट्रॉन, उनमें कोलिजन होता है। कोलिजन होने से क्या होगा, टकराने से क्या होगी, हीट होगी, और जब हीट होगी तो वो चीज़ गर्म होगी। अब वो हीट किस पर डिपेंड कर रही है, हीट मान लीजिए कि वो उसमें जो है रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है, ठीक है ना, अगर रेजिस्टेंस, अगर उतना ही अच्छे वायर का रेजिस्टेंस अच्छा होना चाहिए वायर का, ठीक है ना, रोकने की जो क्षमता है वो अगर कहीं ज़्यादा है तो उतना ही ज़्यादा हीट करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जूल्स हीटिंग इफेक्ट लॉ हुआ। अब इस लॉ में, ये लॉ एक्चुअली में आया कहाँ से, इसके हम प्रूफ पे आते हैं ज़रा। अब हम इसके प्रूफ पे बात करते हैं, ये आया कहाँ से, ठीक है ना। ये बोर्ड में एक आध नंबर का आता है, वैसे तो ये डायरेक्ट आता है, ये मैंने केवल समझाया आपको। और ये प्रूफ में आता है, तो प्रूफ में अब चूंकि
वायर में कंडक्टर, कोई कंडक्टर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होंगे वो क्या होगा, उनको काम करना पड़ेगा ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक जाने में। ठीक है, हमें वर्क डन की बात कर रहे हैं, यानी चार्जेस क्या हो रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, तो यही तो वर्क डन है ना। ठीक है ना। तो वर्क डन हमने सबसे पहले कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस में। क्या था भाई, W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक, यहां से हम क्या करें भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके W की वैल्यू निकाल लें VQ। यस और नो। ठीक है, V को भी चेंज कर दीजिए आप और Q को भी चेंज कर दीजिए। ठीक है भाई, तो V क्या होता है, अभी पढ़ा है हमने, V इज इक्वल टू IR बाई ओम्स लॉ। ये क्या है, बाई ओम्स लॉ। ठीक है ना, ये ओम्स लॉ पढ़ा है हमने, तो इसको भी चेंज करना है। तो ये क्या बन गया भाई, IR, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। और Q को कहाँ पढ़ा था हमने, जरा याद करिए, Q को हमने कहाँ पर पढ़ा था, करंट जब बताया हुआ था, तो करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। क्या मैंने यहाँ पर बताया हुआ है आप लोगों को, इस वाले फॉर्मूले में Q का यूज हो रहा है, तो यहाँ से Q निकाल दीजिए। आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, IT आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये IT हो जाएगा। यस और नो। अब क्या करेंगे हम, I और I जो होगा वो क्या बन गया, I स्क्वायर और R और T। अब ये जो वर्क डन है, यानी तो यहाँ पे जो ये वर्क डन करना पड़ रहा है, इसको ये मैं बता रहा था, यहाँ पर जो इसको चार्जेस को बहने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता था, वही किस में चेंज हो रहा है, जो ये वर्क डन है वही तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम जो है इसको क्या करेंगे, हीट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये इस तरीके से बस केवल इतना है जो आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमने आज पढ़ा इफेक्ट, हीट इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट था। उस हीटिंग इफेक्ट में किसकी बात करना है, कौन से कंडक्टर की या वायर की बात करना है, रेजिस्टेंस कंडक्टर की बात करना है, ऐसा कंडक्टर ऐसा वायर जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। ठीक है ना भाई, तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट लॉ। उसके बाद क्या उन्होंने किसने इस चीज़ को किसने इंप्लीमेंट किया, जूल ने अपने हीटिंग इफेक्ट लॉ में बताया कि भाई I स्क्वायर RT होता है, ये I पर डिपेंड करता है हीट। ठीक है ना, और रेजिस्टेंस पर, और जितनी देर तक जाएगा। ठीक है ना, टीवी वगैरह जो भी है, एप्लियंस वगैरह बहुत देर तक चला दो तो आप तो भी गर्म हो जाएगा। तो यही बात मैंने यहाँ पर बताई हुई है। ठीक, तो इसका जो प्रूफ है I स्क्वायर RT का, प्रूफ में क्या बताया, स्टार्ट कहाँ से करेंगे भाई, जो वर्क डन है वो कहाँ पर हमने पढ़ा हुआ था, वो पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो W अपॉन Q होता है, वहाँ से W निकाला। इस स्टेप को याद रखना है, यहाँ से इसको भी चेंज कर देना है आपको, इसको भी चेंज कर देना है। तो V क्या होता है, IR बाई ओम्स लॉ, ये साइड में लिखा हुआ है। और Q जो होगा वो IT होगा। IT कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, I करंट इज क्या होता है, Q अपॉन T होता है ना ये। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकली, IT फाइंड किया, और इसमें जो है आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके I स्क्वायर RT रख दिया। ठीक है ना, सो दैट ये चीज़ हो जाएगी। अब इनमें से जो अभी हमने जूल्स हीटिंग इफेक्ट लॉ पढ़ा है, उसमें से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल 2 हमने लिखे हुए हैं। क्या रहा है, एक एक करके 1 बाई 1 करके हम पढ़ते हैं जरा। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड। क्या फाइंड करना है हमें, हीट जो डेवलप हो रही है इन 30 सेकेंड में। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक इसमें गिवन क्या क्या, जब भी कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल हो तो सबसे पहले गिवन दैट देन वी नो दैट। ठीक है, सो इसके सॉल्यूशन पे जब हम आएंगे, सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, एक मिनट, सॉल्यूशन क्या होगा, क्या गिवन है भाई, रेजिस्टेंस गिवन है। रेजिस्टेंस मींस R, ओके। फिर करंट यहाँ पर क्या है 5 एम्पियर, ये क्या है I। ठीक है भाई, और ये क्या है, ये टाइम है, ये 30 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन दैट करने का जो तरीका होता है R पहले सबसे पहले पिक करना है, जो वैल्यू है, ये बेहतर तरीका होता है गिवन और सो दैट वगैरह करके इनका यूज़ करना है, गिवन और वी नो दैट वगैरह जब फार्मूला अप्लाई करें तब। तो R इज इक्वल टू 20 ओम भाई गिवन है, और क्या गिवन है, I की वैल्यू गिवन है 5 एम्पियर, और टाइम क्या है आपके पास 30 सेकेंड। IRT, और क्या फाइंड करना है, हीट। सो दैट वी नो दैट, या नाउ क्या होता है, I स्क्वायर RT जो होता है वो क्या होता है, हीट। यही है ना, हीट इज इक्वल टू, तो I की वैल्यू क्या है, चले भाई 5 स्क्वायर, R है, R कितना है 20 है ये है, और T कितना है भाई 30।
ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, 5 5 जार 25, 20 और 3 2 जार 6 और डबल 0, और ये कितना हो जाएगा 25 6 जार 150 होता है और ये डबल 0। सो हीट का जो यूनिट होता है वो किस में हम राइट करेंगे, किस में होगा, इतने वॉट में होगा। समझ में आई बात या नहीं। तो ये इसका आंसर हो गया, 1500 वॉट आंसर आया। सेकंड वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं जरा, क्या है ये, 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है ना, रेजिस्टेंस वायर होगा, उसमें 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और कह रहे फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या भाई फाइंड करना है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मींस V। क्या फाइंड करना है, V फाइंड करना है अक्रॉस द रजिस्टर। रजिस्टर होगा उसके इस कोने से लेकर इस कोने तक। ठीक है भाई, तो क्या क्या गिवन है, तो इसके सॉल्यूशन पे जब हम आएंगे तो गिवन में क्या है भाई, गिवन दैट क्या है, क्या गिवन है, 100 जूल ऑफ, दैट इज 100 जूल हीट है, और क्या चाहिए, ईच सेकेंड, टाइम है ना, ईच मीन्स 1, तो टाइम क्या हो जाएगा, इसको कोट करना है आपको। जब ये केवल इंग्लिश में लिखा हो तो ये ध्यान रखना है कि ये ईच एवरी, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। टी कितना हो गया भाई, 1 सेकेंड हो गई, और आर कितना गिवन है, आर इज 4 ओम, और फाइंड क्या करना है भाई, वी। ज़रा देखें इसमें V फाइंड करने के लिए कोई ऐसा इनका यूज़ करते हुए कोई डायरेक्ट फार्मूला तो है नहीं। सो हम सबसे पहले जो हीट की वैल्यू गिवन है, पहले हम क्या करेंगे, हीट वाले टर्म से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है भाई, I² RT, यस और नो। H की वैल्यू कितना है भाई हमारे पास, 100। I कितना है, I है नहीं है, तो I को पहले हम I को फाइंड करते हैं। R कितना गिवन है, 4, और T क्या है, 1। यहीं से कट कर दीजिए, 4 25 जार, ठीक है ना, तो I ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, I² इज इक्वल टू 25, दैट इज I इज रूट ऑफ 25। तो ये रूट किसका होता है, 5 का रूट होता है, तो I क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर। जब यहाँ से हमें I फाइंड हो गया, जब I मिल गया, तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें V फाइंड करना है। सो बाई ओम्स लॉ जो होता है, पता है आपको, पढ़ा भी है, ओम्स लॉ क्या होता है भाई, V इज इक्वल टू IR। V फाइंड करना है हमें, I कितना गिवन है, I इज 5 इंटू R कितना गिवन है, 4। बस ये हो गया भाई, 5 4 जार 20, ये किस में आ जाएगा, वोल्ट में। दिस इज योर आंसर। ने सुना होगा कि पावर के लिए जो बात होती है, पावर जो सुना होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये आपने सुना होगा इसमें, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि काम करने को कितनी जल्दी कोई काम हो रहा है, यही होगा ना। तो अब किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है यहाँ पर। तो ठीक है ना, तो हम बात करते हैं पावर इज इक्वल टू, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, P इज इक्वल टू W/T, यानी W तो बाद में बात करेंगे, पावर पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं वर्ड फॉर्म पे। क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। भाई वर्क डन अपॉन टाइम जो होगा, मैंने कहने का मीन क्या हुआ इसका, वर्क डन अपॉन टाइम, किसी काम को कितनी जल्दी कर लोगे आप, वही तो उसकी पावर होगी। ठीक है ना, किसी काम को कितनी जल्दी आप कर लोगे, तभी तो आप शक्तिशाली कहलाओगे। पावर मीन्स हिंदी में क्या होता है, शक्ति। शक्ति क्या होती है, शक्ति क्या होती है, काम को जल्दी कर लेना, काम को जल्दी कर लेना, कितनी जल्दी आप कर लोगे तो वो उसकी पावर होगी। तो यहाँ किसकी पावर की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी के पावर की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है। समझ में आई बात या नहीं। तो इसमें हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म पे कैसे लिखते हैं, P इज इक्वल टू और W/T। अब जो ये वर्क डन होता था, यही वर्क डन तो किस में कन्वर्ट होता था, E में। सो E/T भी लिख सकते हैं इसको हम, P इज इक्वल टू E/T, यस और नो। ठीक है ना। अब हम ये जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब जरा यहाँ पर देखते हैं कि W, अब इसको हम चेंज करते हैं, जरा कुछ चीज़ों को फॉर्मुलेट करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज लेके आते हैं इन टर्म ऑफ पावर। तो क्या करेंगे, वर्क डन को हमने सबसे पहले कहाँ पर पढ़ा हुआ था, रिकॉल करिए जरा, वर्क डन कहाँ पर आया था, हमें मालूम है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस में आया था।
v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है ना, यहां से हम क्या करें, w की वैल्यू फाइंड कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, पीछे भी बताया है मैंने, तो वी क्यू आ जाएगा। सही है, तो p इज इक्वल टू क्या करें हम, w की वैल्यू दें, वी क्यू लिख दें, इसको फाइंड क्या कर दें, इसको यहां पर शिफ्ट कर दिया है हमने। ठीक है ना, और ये t। अब जरा देखो यहां पर कुछ चीजें या कुछ वैल्यू आपको नॉन दिखाई दे रही है जिसको आपने पहले कभी देखा है। जरा ध्यान से देखेंगे इसको, तो हमें ये जो Q अपॉन टी जो है, ये Q अपॉन टी हमको दिखाई दे रहा है कि इसको हम जानते हैं पहले से। कब जानते हैं, जब हमने I को पढ़ा होगा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यहां से जानते हैं ना। तो यानी Q अपॉन टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू वी, और ये क्या बन जाएगा आपका I। तो एक फॉर्मूला आपका ये बना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका यूज होगा, इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, बोर्ड में भी आता है, अभी और आते हैं। ठीक है ना, अब ये जो P इज इक्वल टू वी आई आया, इससे हम दो अनदर फॉर्मूले को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, चलें भाई, P इज इक्वल टू वी आई है, यहां भी P इज इक्वल टू, इसको दो बार लिखेंगे क्योंकि हमें P की वैल्यू दो अनदर फार्मूले बनाना है। ठीक है भाई, तो कैसे करते हैं हम, अभी आपने V इज इक्वल टू पढ़ा है बाई ओम्स लॉ, जो पढ़ा है, V इज इक्वल टू क्या था हमारा, IR, ये पढ़ा है ना हमने। बस इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पर IR, ठीक है ना, और ये क्या है I, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, I स्क्वायर R, तो ये क्या बन गया, P इज इक्वल टू IR बना। ठीक है ना, सही है। एक बार P को बदल दिया, V को चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी बारी है, इस बार हमें I को चेंज करना है। कहाँ से आएगा, ये जो ओम्स लॉ है ना, यही वाले को, इसी से लेना है हमें, बेस यही है हमारा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको I को चेंज कर रहा हूँ, ये टिक लगाया हुआ है मैंने। यहाँ किसको चेंज किया था मैंने, V को चेंज किया था। कहाँ से निकल रहा था, P इज इक्वल टू वी आई से। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या करना है, V अपॉन R, क्या है I, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, I की वैल्यू, ये R नीचे ले आए तो V अपॉन R हो जाएगा, तो इज इक्वल टू I। ठीक है, तो V अपॉन R, तो इसको क्या कर दें हम, P इज इक्वल टू V अपॉन R, क्या कर दिया मैंने, V इंटू V अपॉन R, यस और नो, I को चेंज करना है ना हमें, तो क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, यस और नो। समझ में आई मेरी ये बात या नहीं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये वैसे तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इसको अनइम्पॉर्टेंट में रखेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड थोड़ा सा कम चीज़ें आती हैं। ये इन दोनों का यूज़ काफ़ी सारा होता है। ठीक है ना, तो हमने क्या पढ़ा, पावर के फॉर्म में पावर का फॉर्मूला VI के फॉर्म पर, पावर का फॉर्मूला VR के फॉर्म पर, पावर का फॉर्मूला IR के फॉर्म पर। पता चलिए आपको किस तरीके से फाइंड करना है। अब जरा हम ये देखते हैं कि पावर जो होता है इसका SI यूनिट जो होता है, SI यूनिट जो होगा वो क्या होता है, आप सभी को मालूम होगा भाई, वॉट होता है। ठीक है ना, SI यूनिट क्या होता है, वो वॉट होता है। और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना भाई, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का सेंस कैसे नहीं होगा इसमें, ऐसे समझ लो, इसका बढ़िया तरीका है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। केवल इसमें मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, और डायरेक्शन का मतलब जिस वैल्यू को हम नेगेटिव में नहीं लिख सकते हैं भाई, नेगेटिव में अगर जिसको लिख देंगे तो नेगेटिव क्या होता है, एक डायरेक्शन को शो करता है। तो जिस वैल्यू को हम नेगेटिव में नहीं लिख, डिस्टेंस को हम नेगेटिव फॉर्म पर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो नेगेटिव का मतलब उसमें सेंस ऑफ डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड तो है 5, 10, 15, 200 जो भी है, जो भी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, और नेगेटिव का मतलब वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है ना, तो ओवरऑल हमने इसमें वेक्टर, और ये 9th क्लास का मैंने बता दिया, इसको कोई बहुत बड़ा इसका वो नहीं है। ठीक है ना, यूज़ अभी फिलहाल तो केवल ये 1 नंबर का अगर आएगा स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, केवल ऑप्शन वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो स्केलर क्वांटिटी है भाई ये, ठीक है ना। SI यूनिट वॉट हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, और इसमें से क्या समझते हैं, हाँ भाई एक चीज़ और समझते हैं, कॉमर्शियल यूनिट। इसका जो है कॉमर्शियल
यूनिट, इसका कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है भाई, किसका, पावर का। ये 2 साल पहले आई थिंक आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड का है कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, 4 ऑप्शन दिए थे, तो आपको याद रखना है BOTU, मोटू से याद रखना, ये बोटू है, ठीक है ना भाई, ये मोटू से याद रखना, क्या हो जाएगा, कॉमर्शियल यूनिट बोटू, BOTU। इसका फुल फॉर्म गिवन होगा अक्सर करके, क्या होता है फुल फॉर्म, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ये ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ये किसका होता है, कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल का मतलब जो होता है जिसको हम खरीद सके, बेच सके, मतलब व्यापारिक तौर पर, ठीक है ना, व्यापार के तौर पर जिसका हम समझौता कर सकें, ठीक है ना, वो चीज़ें होती है कॉमर्शियल, जो बेचना खरीदना, बिजली एक स्टेट से दूसरे स्टेट, है ना, तो ये अभी यहाँ पर बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट की बात करेंगे, ठीक है ना भाई। अच्छा, अब इसके बारे में और क्या पढ़ते हैं हम, अब एक और चीज़ आती है 1 किलोवाट आवर को हम किस में चेंज करते हैं, एनर्जी में। एक 9th में एक चीज़ थी यहाँ पर, देखना इधर, किलोवाट आवर होता है और क्या होता है, केवल किलोवाट होता है। किलोवाट जो होता है ये किसका होता है, किलोवाट का मतलब क्या होता है, ये पावर है, ये पावर के टर्म में यूज़ करते हैं किलोवाट को, और किलोवाट आवर जो लग गया तो इसको हम एनर्जी के फॉर्म पर लेते हैं, ठीक है ना, एनर्जी के फॉर्म पर लेते हैं, ठीक है ना। एनर्जी का यूनिट हम किलोवाट, ये बड़ा यूनिट होता है, ठीक है ना, और पावर जो होगा, पावर के फॉर्म पर हम किलोवाट का यूज़ करते हैं। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, ये भी कभी कभी पूछा था, तो क्या मैं इसको कभी कभी पूछ लेते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं। तो 1 किलोवाट आवर में कितना होता है, कितने आवर होता है, ये पढ़ा होगा आपने 9th में 8th में ही पढ़ा होगा, 1000 वाट होता है। कितना होता है, 1000 वाट होता है, और मल्टीप्लाई 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, क्या होते हैं, 3600, 3600 सेकंड, ठीक है ना भाई, 3600 सेकंड होते हैं, ठीक। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या होगा, 36 को अलग कर लीजिए और कितने होंगे, 50, तो 10⁵ लिख सकता हूँ मैं इसको या नहीं। अब इसका साइंटिफिक नोटेशन राइट करने का तरीका क्या होता है, डेसिमल के बाद, और जब एक डिजिट के बाद डेसिमल हो गया तो ये पावर क्या होगी भाई, बढ़ जाएगी, तो 3.10⁶ ये क्या हो जाएगा, जूल में आ जाएगा, यानी 1 किलोवाट आवर जो होगा वो 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ जूल के इक्वल होगा। सो दैट आपको ये इलेक्ट्रिक पावर, इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी यहाँ पर। तो इसको इधर देखें ज़रा, एक क्वेश्चन है बड़ा कॉमन सा है, बड़ा छोटा सा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर है ये, ठीक है ना, यहाँ से कुछ इस तरीके से, ये क्या है भाई, ये बनाया हुआ है अभी इलेक्ट्रिक हीटर में, ये क्या है, ये कॉइल है ये, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉइल है ये, ठीक है भाई। और यहाँ से इसकी ये जो क्या होती है, ये डोरी होती है, ये इस तरीके से होता है ना, ये कुछ अच्छा सा बना लेना आप लोग, ये डोरी होती है यहाँ पर, 1 2 ये 3 ये जो है इस तरीके से ये पिन लगे रहते हैं यहाँ पर ऐसे करके, ये 3 पिन होते हैं, इसको हम क्या करते हैं, कर देते हैं, ठीक है ना। ये इसका डायग्राम अपना देख लेना इसको, ये यहाँ से इसको ऐसे समझ लेना कि ये एक यहाँ पर इसके ये 3 पिन हैं, तो इसको जो है हम क्या करते हैं, प्लग इन कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक तौर पर, और इसको जो बोलते हैं ये क्या होती है, ये एक डोरी होती है जिसको हम बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है ना, वायर, ठीक। क्वेश्चन बेसिक तौर पर आता है कि क्वेश्चन इसमें से आता है कि व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर डज नॉट ग्लो बट द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर डज। मीन क्या हुआ इसका, मीन ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक हीटर की जो कॉर्ड है ये ग्लो नहीं करती है, लेकिन ये जो कॉइल होती है ये ग्लो करती है। भाई ये भी कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है, तो ये ग्लो कर रहा है और ये ग्लो नहीं करता है। तो इसमें से मेरे ख्याल से सारे लोग जिन्होंने ये मेरी क्लास देखी हुई है वो सारे के सारे ये अंदाज़ लगा सकते हैं या ये इस बात को रिप्लाई कर देंगे कि हाँ भाई ये
कॉइल क्यों ग्लो कर रहा है, और कभी आपने देखा है कि वायर ग्लो करने लगे? वायर ग्लो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? अब आपको ये रीज़न भी पता होगा कि इसका, जिसने क्लास देखी हुई है तो उसको ये रीज़न भी मालूम होगा। तो आप लोग बताइएगा। वैसे मैं बताता हूँ इसमें होता क्या है एक्चुअली में। इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस कहीं ज़्यादा होगा कंपैरिजन देन टू दिस, ठीक है ना। इस रेजिस्टेंस तो इसका भी होगा, इसमें भी होगा रेजिस्टेंस, लेकिन इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस कम होगा। हीट नॉर्मल, जो नॉर्मल वायर होता है, ये कॉपर वायर होता है, तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा एक नॉर्मल टाइप का होगा जो होता है वायर में। और इसका रेजिस्टेंस जो होगा, मैंने बताया था ना ये क्यों होता है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा होगी। ये वाला बताया था मैंने, ठीक है ना। तो जब हीट ज़्यादा होगी तो ये कितनी हीट इसमें ज़्यादा मिलेगी कि ये क्या होगा, एकदम रेड हॉट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। ये एक ऐसा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि भाई ये वाली जो कॉइल है इलेक्ट्रिक हीटर की, ये क्या होती है, ग्लो करती है, बट जो अनदर कंडक्टर है इसमें वो ग्लो नहीं करता है। तो चूंकि इसका रेजिस्टेंस जो होता है कंपैरिजन देन टू दिस, ये क्या होता है, लो होता है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये हीट ज़्यादा करेगा। और इसके लिए मैंने ये बताया था जो इसकी कॉइल होती है वो किस मेटल की बनी होती है, क्रोमियम, ठीक है ना। क्रोमियम की बनी है, क्रोमियम और निकल, ठीक है ना, ध्यान रखना। क्रोमियम कह रहा हूँ, सॉरी, नाइक्रोम की, निकल एंड क्रोमियम की बनी होती है, ठीक है ना। निकल और क्रोमियम की बनी होती है इसकी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा, दैट्स वाई वो हीट ज़्यादा करेगी, ग्लो करेगी। और कितना हीट करेगी कि वो रेड हॉट हो जाए, ठीक है ना भाई। तो ये चीज़ समझ लेना आप। अब यहाँ पर देखें भैया आप लोग कि अब हम बात करते हैं उनके हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, जूल्स हीटिंग इफेक्ट लॉ, उसके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। अब इसके बाद इसका एप्लीकेशन पे बात करते हैं, यूज़ पे बात करते हैं कि जो आखिर जो करंट फ्लो होने पर जो हीट जनरेट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है इन रेजिस्टेंस वायर, वो उसका यूज़ कहाँ पर हम करते हैं। तो सबसे पहला यूज़ होगा वो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक, उनमें से एक ले लेता हूं मैं, इलेक्ट्रिक बल्ब। अभी एक एक करके बात करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक जो बल्ब होगा, इलेक्ट्रिक टोस्टर होगा, हीटर होगा, ये सारे आयरन जो इस्त्री प्रेस करते हैं, वो सारे के सारे हीटिंग इफेक्ट पे ही तो काम करेगा। यानी उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, प्रोवाइड की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, और फिर वो क्या करते हैं, वो गर्म हो जाते हैं, हीट कर जाते हैं, ठीक है ना भाई। तो इलेक्ट्रिक बल्ब उनमें से, इलेक्ट्रिक बल्ब आप सभी ने देखा होगा, ये वाला नहीं, CFL वगैरह वाला मत समझ लेना इसको। बल्ब देखो ज़रा, मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ इस तरीके से होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है, देख लेना भाई, ऊपर नीचे, और यहाँ से जो है ये इस तरीके से कुछ ऐसा होता है ये, ठीक है ना। और यहाँ से जो है इसके, इस पे जो है ये बना होता है, ठीक है ना। अरे ये देख लेना, कुछ इसी तरीके से होता है, यहाँ पर पिन लगे होते हैं और इसको अपन कर देते हैं, येलो कलर का जो होता है, ठीक है ना। तो ये जो भी हो है इसको देख लें, इसको हम जो बोलते हैं ना, ये क्या होता है, यही होता है फिलामेंट, फिलामेंट। अब भाई ये जो फिलामेंट होता है यही तो चमकता है ना, बाकी इसके अंदर आर्गन, नियॉन, जो इनर्ट गैसेज होती हैं, ये फिर खैर ये भरी होती हैं ताकि वो रिएक्शन ना कर सके, ठीक है ना भाई। तो ये जो फिलामेंट होता है ये एक्चुअली किस चीज़ का होता है, ये टंगस्टन का होता है, टंगस्टन, ठीक है ना, ये टंगस्टन का होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, जो आपकी बुक में है 3380, ठीक है ना, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना भाई। तो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और ये टंगस्टन क्या होता है, दिस इज अ प्योर मेटल। ये क्या है भाई, प्योर मेटल है ये मत समझना कि कोई अलॉय होगा टंगस्टन, ठीक है ना। तो ये इसका हैवी मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इससे क्या होता है कि जब इसमें करंट जब जा रहा होता है, तो जब करंट जब जाएगा इसमें तो क्या होगा, ये इट ग्लोज, क्या करेगा, ये ग्लो करेगा,
समझ में आई बात या नहीं? इसमें क्या हो जाएगा, ये ग्लो करने लगेगा। तो काफ़ी चीज़ें ये इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में कि भाई इसका फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का होता है, जो कि क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सी, ग्लो करता है, ये प्योर मेटल का होता है। और दूसरा जो होगा हमारा सेकंड वन जो होगा वो क्या बात करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की बात करते हैं। अब भाई इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो होगा वो आपने देखा होगा, एक ये सेफ्टी डिवाइस बोलेंगे इसको, कुछ इस तरीके का होता है, जिसके बीच में जो होगा ये कांच होता है, ट्रांसपेरेंट कांच होगा, ठीक है ना, इस तरीके से होगा, ये बंद होता है किनारे से, ये कुछ मेटल की कैप लगे होते हैं किनारे पर, ठीक है ना, और इतना हिस्सा मेटल का ये भी कवर होता है और इतना हिस्सा मेटल का ये भी कवर होता है। और यहाँ से जो होगा इसमें जो होगा ये कुछ इस तरीके से, इसमें ये क्या होगा, इसका एक फिलामेंट जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा इसका, ठीक है ना। वो किस चीज का बना होता है, कॉपर Cu प्लस निकल। कॉपर निकल दो मिल गए तो क्या बन गया, ये एलॉय बन गया। कॉपर निकल एलॉय होता है ये, ठीक है ना, कॉपर निकल एलॉय, याद रखना इसको। इसका जो क्या होता है, एलिमेंट होता है, ठीक है ना, अंदर वाला जो ये, इसको हम बोलेंगे फ्यूज मेटल। फ्यूज मेटल होगा ये, ठीक है ना। अब जो ये फ्यूज मेटल होगा ये किस चीज का बना होगा, कॉपर प्लस निकल एलॉय का होगा। इस बात को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। और ये क्या होगा भाई, फ्यूज ये क्या होता है, एक्चुअली में ये होता है सेफ्टी डिवाइस होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है ये, ठीक है ना भाई। ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है जिसका काम क्या होता है, जस्ट लाइक आप ये समझ लो सिक्योरिटी गार्ड, जैसे घर के बाहर बैठते हैं ना, उसी तरीके से ये इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। यानी अगर इसमें से ज़्यादा करंट फ्लो हुआ तो ये क्या करेगा, ये इस तरीके से होता है और ये क्या करेगा, तार बीच में से इसका जो होगा वो वायर जो होगा वो टूट जाएगा, ठीक है ना, हैवी करंट होने से, ठीक है ना। अगर तार टूटेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक सप्लाई को कट कर देगा बीच से। तो जो हमारे आगे जो एप्लायंस लगे हुए हैं लाइक फ्रिज वगैरह जो भी है हैवी एप्लायंस जो चल रहे हैं वो फूकने से बच जाएंगे, नुकसान होने से हमारा बच जाएगा। तो ये एक तरीके का सेफ्टी डिवाइस है जो कि आपने देखा होगा इस तरीके से। इवन कार में भी होते हैं फ्यूज़ वगैरह, देखा होगा, जो हेडलाइट वगैरह इंडिकेटर वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके ड्राइवर सीट के नीचे भी एक छोटा सा बॉक्स लगा होता है, या दाएं बाएं कहीं पे भी लगा सकते हैं वो, ठीक है ना। तो उसमें भी छोटे छोटे क्या होते हैं, पिन के जैसे फ्यूज होते हैं। तो अगर सप्लाई कहीं किसी तरीके से ड्यू टू कोई भी फॉल्ट हो जाए अगर, तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से यानी करंट ज़्यादा फ्लो अगर होने लगेगा कोई भी फॉल्ट होने से, तो क्या होगा, वो आगे जो सर्किट को वहीं पे ब्रेक कर देगा, वो यानी करंट आगे फ्लो ही नहीं होने देगा, ठीक है ना। तो जिससे हमारे जो बल्ब्स वगैरह होते हैं या जो भी अप्लायंस वगैरह उससे कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे नुकसान होने से बच जाते हैं। तो दैट्स वाई ये सेफ्टी डिवाइस का काम करता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना भाई, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है लो होता है, वेरी लो नहीं होगा, ठीक है ना, ये मॉडरेट लो होगा। माने कितना लो, जो इसमें आगे अप्लायंस में जो वायर लगे हुए हैं, जो वायर्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट से ये कम होगा। समझ में आई बात या नहीं? तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात, ठीक है भाई। नंबर 3 पे जब हम आते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक हीटर की बात करना है। इलेक्ट्रिक हीटर की बात करना है। अब इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है, इलेक्ट्रिक हीटर या रूम हीटर देखा होगा आपने, देखो मैं बताता हूँ इसको, ये कुछ इस तरीके से होता है। ये साइड में जो है ये होता है, आपने देखा होगा ये, और यहाँ पर जो होगा इसमें इस तरीके से क्या होंगे, ये इस तरीके से इसका एलिमेंट होगा, है ना, ये सारा देखा होगा आपने। ये बीच में जो होता है ये जो एलिमेंट होगा यहाँ पर, ये किस चीज़ का बना होता है भाई, ये किस चीज़ का बना होता है, निकल और क्रोमियम। निकल क्रोमियम को जब हम कंबाइन करेंगे उस एलॉय को, तो एक नाम आपने सुना होगा, नाइक्रोम, निक्रोम, ठीक है ना, ठीक है ना, इसी के नाम में है Ni और क्रोमियम, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, Ni प्लस क्रोमियम, ध्यान रखिएगा। तो नाइक्रोम वायर का होता है,
इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो भाई इसका भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इनके रेजिस्टेंस जो होंगे वो ज़्यादा होते हैं, दैट्स वाई ये हीट करते हैं। इस वाले का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना ज़रूरी है, ये नेसेसरी है, ठीक है ना। अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा अगर मान लो इन केस अगर कर दिया हमने इसका मेल्टिंग, यानी ये टूटेगा ही नहीं, ये ब्रेक ही नहीं करेगा कितनी भी करंट आ जाए। अगर ये ब्रेक नहीं करेगा तो आपके जो फ्रिज वगैरह है उसमें तो पता चले कि आग ही लग जाए आपके पूरे घर में, ठीक है ना। तो इस बात का यहाँ पर इसमें फ्यूज़ का ये ध्यान रखना है। तो आज के टाइम पर ये MCB वगैरह हो गई है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर वगैरह, तो ये फ्यूज़ का आपको ऐसे समझना है, ठीक है ना। तो हम जो पढ़ रहे हैं उसके टॉपिक पर बात करते हैं। तो ये नाइक्रोम का होता है ये, ठीक है। और इसमें जो है ये क्या करता है कि जब इसमें से करंट जब जा रहा होता है तो ये क्या करता है, इतना ग्लो करता है। रूम हीटर है ये, समझ लीजिएगा, ये तो आपने देखा ही होगा ना ये, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, ये किस चीज़ का होता है, ये एलॉय है बेसिक तौर पर, ठीक है ना। निक्रोम और क्रोमियम का एलॉय होता है। अब इसमें ये बात करना है भाई, ये चूंकि इसको हम रूम हीटर के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो रूम हीटर के तौर पर यूज़ करेंगे तो ये आपने देखा होगा रेड हॉट हो जाता है, ये बिल्कुल लाल हो जाएगा, रेड कलर का। सर्दियों में अक्सर करके लोग बाग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से यहाँ से एक तार अगर जाता है तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, इसको स्विच लगा देते हैं, ये इस तरीके से होते हैं ना ये, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि इसमें से जब हम इसमें से करंट पास हो रहा है, ये इसमें से करंट पास हो रहा है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो होना चाहिए वो नहीं होंगे, वो नहीं होंगे। तो क्या होगा, चूंकि रेड हॉट हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी रेजिस्टिविटी जो होगी भाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। रेजिस्टिविटी माने रोकने की जो क्षमता है, करंट को रोकने की क्षमता है वो कहीं ज़्यादा होगी। और जब रोकने की क्षमता ज़्यादा तो भैया क्या होगा, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। क्या हो रहा है, तभी तो ये हीट कर रहा है, तो मीन्स रेजिस्टिविटी ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। और जब भाई रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस दोनों ज़्यादा होते हैं तभी तो ये हीट करेगा, तो मीन्स हीट भी ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशंस हो गए कि इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक हीटर में फ्यूज़ होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है।